गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पौसवाल आप लोगों के लिए फिर से अपने यूट्यूब चहेते यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग अड्डा में आज फिर करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आए हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है। बस सिर्फ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए और मोटिवेशन का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, इतना कीजिए। 30 तारीख का करंट अफेयर्स था, 30 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम आज। और पहले समय को ना करते हुए हम पढ़ते हैं। एक स्लोगन है, मॉर्निंग टी विद मी। उस स्लोगन के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला मोटिवेशनल थॉट है, सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। अब खुद पर विश्वास करें और इसे खोजें। आत्मशक्ति, आत्मज्ञान, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को आत्मशक्ति के भीतर लेके जाओ या आत्मज्ञान के भीतर लेके जाओ। अगर आत्मशक्ति और आत्मज्ञान नहीं पहुंच रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने आप को जाओ। ठीक, और अगर अपनी शक्ति को पहचान लोगे तो फिर उसका प्रयोग अच्छे से करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन बात है, बहुत बढ़िया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये क्या है? एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दिया जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली महिलाएं कौन सी, वो महिलाएं क्या ना, सेना कौन सी है। तो 10 देशों की सूची दी है इसने। ठीक है, 10 देशों की सूची है। तो सबसे ऊपर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना तो यूएसए की है इस समय। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो टक्कर मार रहे हैं देश, वो कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। ये देखिए, ये 10 रैंक है। सबसे पहले तो यूएसए की हो गई, दूसरे नंबर पर रूस की, तीसरे नंबर पर चाइना के, चौथे नंबर पर आया था भारत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बाकी सारे हैं, समझे, यूके सब। तो इसका मतलब आज वो देश जिसके हम कब्जे में थे, यूनाइटेड किंगडम को हम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं। तो 4th पोजीशन पे भारत की रैंक है। इस रैंक को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक। ठीक है, सिर्फ 10 ही देशों की सूची इसने जारी की है और 10 देशों में हम चौथे नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, ताकतवर सेना के देशों। ठीक, सबसे बड़ी सेना भी हमारी है और सबसे ताकतवर भी हमारी है, चौथे नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। आइए, एआई की चटपटी खुराक, एआई की गहराई में गोता लगाने चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना का प्रतिवर्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, संविधान में भी लिखा हुआ है। भारत के वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत का वायुसेना दिवस मनाया जाता था 8 अक्टूबर को। ठीक है, भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट का नाम क्या था? तो तीनों थी भाई, ये याद रखेंगे, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। ये तीनों थी, तीनों का नाम याद रखेंगे, तीनों पहली हैं। ठीक, चलो, पहली ट्रेन की पायलट कौन है? पहली ट्रेन पायलट, इनका नाम है सुरेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बन जाएगा, 76वां जिला बन जाएगा और किस नाम से जाना जाएगा? तो ये कल्याण सिंह को देने के लिए, कल्याण सिंह की सम्मान में ये जिले का निर्माण किया गया है। और ये सम्मान जो है बहुत ही जरूरी है। अलीगढ़ की तहसील और बुलंदशहर की तहसीलों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, बुलंदशहर की तहसीलों को मिलाया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे आया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 जिले, अलीगढ़ प्लस बुलंदशहर, 2 जिले, पहले बात। दूसरे नंबर पे, सेकंड पे क्या आता है? सेकंड पे इसमें 3 तहसील हैं। 3 तहसील कौन कौन सी हैं? एक तो है अतरौली, ये मिलाई जाएगी। और दूसरी कौन सी है? गंगीरी, ये मिलाई जाएगी। तीसरी कौन सी? डिवाई। डिवाई को मिलाकर यहाँ कल्याण सिंह नगर रखते। पूरे भारत में इस समय 797 जिले हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जिले बनाने का अधिकार किसको है? जिला घोषित करने का, जिला घोषित करने का अधिकार। तो इसका पूर्णतः किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं हो। राज्य सरकार अपनी सुविधा अनुसार अपने राज्यों को, राज्यों में, अपने अपने राज्यों में अपने अपने जिलों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, फिर एआई की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं और एआई की चटपटी मसालेदार खुराक शुरू करते हैं। ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद योजना किसकी है? ओपीओडी, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। मतलब उत्तर प्रदेश के एक जनपद में जो भी बन रहा है उसका प्रचार प्रसार करना है। ओपीओडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक
कारीगरों और उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। ओपीओडी योजना के तहत कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है? निःशुल्क प्रशिक्षण दिया तो 10 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ओपीओडी योजना के लाभार्थियों को क्या दिया जाता है? तो कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ टूल किट दे दी जाती है कि बोले लो सामान लो और अपना काम शुरू करो। तो ओपीओडी योजना में 10 दिन का प्रशिक्षण है और जो है क्या कहते हैं इसके लिए बनाई गई है, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। ओपीओडी योजना की चारों चीज़ें मैं आपको एआई की खुराक में ले आया। ठीक, कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। अभी एटा में क्या है? टखने की घंटियाँ, पीतल, ये याद कर लें जरूर। इटावा में क्या है? कपड़ा उत्पाद है। फर्रुखाबाद में कपड़ा छपाई है। फतेहपुर में लोहे का निर्माण है। फिरोजाबाद में कांच का कारखाना, चूड़ी उद्योग है। ठीक है, ये बातें। गौतम बुद्ध नगर में तो लगभग बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन रेडीमेड वस्त्र है। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग सामान है, ये इंपॉर्टेंट ही आ जाता है। गाजीपुर में जूट की दीवार पर लटकाने वाली वस्तु है। गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दालें हैं। गोरखपुर का टेराकोटा, ये अभी जो है इसको वो मिला है जीआई टैग। ठीक है। हमीरपुर में जूते, हापुड़ में फर्नीचर है। ठीक। हरदोई में क्या है? हथकरघा है। हाथरस में हींग, हींग का इंपॉर्टेंट है, हींग हाथरस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और जौनपुर की ऊनी, झांसी की मुलायम खिलौने। अगर कुछ याद रहे तो मेरठ का एक और याद कर लीजिए, मेरठ का खेल का सामान। मुरादाबाद पीतल। अमरोहा ढोलक। बागपत लकड़ी का सामान। बरेली पैंत। अलीगढ़ ताले। कुर्चा चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक, इस तरीके से है। लखनऊ में चिकन करी, चिकन करी खैर चिकन का आइटम, कपड़े वाला चिकन, वैसे वाला चिकन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, कोयला मंत्रालय द्वारा एक डैशबोर्ड जो लॉन्च किया गया है, डैशबोर्ड। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि लगातार कोयला की निगरानी और उसका विश्लेषण करना। क्या है? ये कोयला उद्योग का वो है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, ये करा गया डैशबोर्ड। ठीक, याद रखना कि कोयले की निगरानी करनी है। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिनरल्स के ऊपर एआई की चटपटी खुराक। क्या खुराक है? कौन सा धात्विक खनिज है? इनमें से धातु कौन से निकलती? चूना पत्थर से धातु नहीं निकलती, अब्रक से, माइका से नहीं निकलती, जिप्सम से नहीं निकलती, किससे निकलती? बॉक्साइट से। और बॉक्साइट से कौन सी निकलती? एल्युमिनियम। इसका मतलब बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक कौन सा? तो उड़ीसा है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों टाइट टाइट है। टाइट का मतलब हो गया वो मजबूत, मजबूत का मतलब हो गया लोहा। ठीक है, किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है? मैंने अभी बताया, जिसका नाम है बॉक्साइट। ठीक, मैंने आपको हेमेटाइट मैग्नेटाइट बता दिए। ठीक है, लिमोनाइट से चूना पत्थर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने किस देश के एसजे यात्री विमान बनाने के लिए निर्माण समझौता किया है? इसका मतलब भारत बहुत आगे जा रहा है भाई। भारत से बहुत सारे देश बनाने आ रहे हैं, सारे विकसित देश हैं। इनमें से ये विकसित देश समझ लीजिए रूस। रूस ने कहा कि बोले हमें यात्री विमान बना के दे दो, HJ-100। तो इसका एग्रीमेंट हॉल ने किया है। हॉल क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसकी बारे में हम बात करते हैं क्या है। तो इसकी चटपटी खुराक में कई सारे लिया है। हॉल का नाम आप लोग समझ लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हॉल का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में, ये भी याद रखेंगे। हॉल किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी याद रखेंगे। हॉल का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1963 में हॉल बना। 1963 में हॉल बना। ठीक है, ये हमारे लिए तेजस वेजस इस तरीके का बनाता है। जैमिका का इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था जो जैमिका पहुंचा। जैमिका कहाँ पर है? कैरेबियन सी में। कैरेबियन सी में, वो वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया नहीं है, कैरेबियन सी में है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था 2 ही तूफान पहुँचते हैं, इनका नाम है हरिकेन, टोर्नेडो, लेकिन अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो इसका नाम तूफान मेलिसाई, बहुत बुरा हाल कर रखा है वहाँ पर। बताते हैं कि 30 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इस समय यहाँ पर जैमेका पहुँचा है। और अब क्या है देखो, जैमेका पहुँचा, क्यूबा की ओर चला, क्यूबा की ओर चल दिया। ताकतवर तूफान था, 30 लोगों की मृत्यु।
और आपदा घोषणा कर दी है जमैका में, आपदा घोषणा। ये याद रखेंगे, जो यहाँ पे तूफान आएगा ना कैरेबियन सी में, मैक्सिको की खाड़ी में, वो हरिकेन टोर्नेडो आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आगे, हरिकेन ये हमेशा यूएसए, याद रखना, मैक्सिको और कैरेबियन सी में आएगा, याद रखना। इसका नाम ही हरिकेन है, लोग गाड़ियों पे लिखवा देते हैं हरिकेन। तो हरिकेन का मतलब होता है तूफान, और ये आता ही आता है। हरिकेन के बारे में कौन सा कथन सही है? हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय है, मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल वहीं पर पड़ता है। उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं? जो 0 डिग्री, 23.5 कर्क रेखा और 23.5 मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी आएंगे वो उष्णकटिबंधीय होंगे, ट्रॉपिकल होंगे। इसकी ये बात भी सही है, इसकी ये बात भी सही है, उपरोक्त सभी सही है इसमें, ठीक है। तूफान के दौरान किस के कारण भंवर गति उत्पन्न होती है? तो कार्योलिस बल, कार्योलिस बल ही तूफान लाने का कारण है। दक्षिण पूर्व एशिया में तूफानों का नाम क्या है? तो मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से बता देता हूँ। दक्षिण पूर्व एशिया में तूफानों का नाम क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है, तूफानों का नाम टाइफून है। टाइफून कहाँ आता है? ऐसे करके याद रख ले, चीन और जापान में आता है, बस सीधी बात है। तूफान के केंद्र को आई कहते हैं, आई मतलब नेत्र, मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था। तूफान के किसको क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का अनावरण किया गया किस सांस्कृतिक संगोष्ठी पे किया गया? ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे चीन में किया गया है। कहाँ किया गया? चीन में किया गया है। चीन में किस प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इस पर किया गया, संगमम में। और किसका किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण है, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखेंगे, क्यों है 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ गए थे? चीन गए थे, ठीक है, चीन गए थे। और इसको बनाने वाले का नाम क्या है आर्किटेक्चर का? युआन शीखुन। काय की प्रतिमा? कांस्य की प्रतिमा है, इसका अनावरण कर दिया गया चीन में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? एआई की चटपटी खुराक में चीन के क्वेश्चन है। चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो साहब इसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला शंघाई है, कोई नहीं लगाएगा, बीजिंग। किस नदी का पीली नदी का उद्गम माना जाता है? तो इसको माना जाता है हुआंगो हो नदी, हुआंगो हो नदी, और चीन का शोक भी कहते हैं इसको। चीन का वह शासक कौन था जो सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का शुरुआत की थी, जिसने सबसे ज्यादा क्रांति की बात की थी? माओ से तुंग, माओ राजा था। चांग काई शेक इसके प्रधानमंत्री था, ठीक। रेशम मार्ग किसके सामने आया था? तो हान राजवंश के समय में रेशम मार्ग आया था। रेशम मार्ग कहाँ है? जो मिडिल एशिया से लेकर चाइना तक जाता है, जो यहाँ पर BRI बना रहा है अभी इस समय, BRI बना है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बना रहा है। INS इच्छक का निर्माण किस जहाज के द्वारा, जहाज कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये किया जा रहा है गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। किस देश के JPYC, ये एक स्टेबल कॉइन बनाया, किसकी तरह? बिटकॉइन की तरह। बिटकॉइन क्या थी? बिटकॉइन जो है आभासी मुद्रा है, दिखाई नहीं देती लेकिन है। बिटकॉइन, बिटकॉइन किस पद्धति पे काम करती है? ब्लॉकचेन। तो अभी तक ऑफिशियली कहीं नहीं हुई, भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अभी ने बनाया नहीं है, लेकिन जापान ने बना दी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। ये आभासी मुद्रा है, आपके पास एक नंबर होगा, एक कोड होगा, उस कोड से आपके पैसे निकाले डाले जाएंगे। और येन जो इसकी करेंसी है उस पर पूर्णतः कन्वर्टेबल है, पूर्णतः कन्वर्टेबल है, ठीक, पूर्णतः परिवर्तित है। नेक्स्ट बात है, हाल में पुरातत्वविदों ने कुवैत के किस द्वीप में दिलमुन सभ्यता के 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया? तो फैलाका द्वीप में खोजा गया है ये। दिलमुन किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, सिंधु और हुआंगो हो नदी घाटी, चीनी सभ्यता। ये कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो जाहिर सी बात है ये भी कांस्य युगीन होगी। एक और थी इसमें मेसोपोटामिया, इराक वाली, उसके समकालीन की सभ्यता आई है। इसके समकालीन की सभ्यता दिलमुन।
दिलमुन को क्या कहते हैं? दिलमुन बड़ा अच्छा सा है, मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन अब तो नहीं आता, पहले आता था। साफ सुथरे नगर का देश। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था यहाँ। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता, कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्यों क्यों इनको यूनिटी क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने 500 से ज़्यादा देसी रियासतों का एकीकरण किया। एकीकरण, ठीक। क्या थे ये? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। और बात करें इनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो गई ये बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई फटाफट। हाँ, कब कहाँ मनाया जाता है? मनाया जा रहा है इस बार नर्मदा नदी के किनारे। किस जगह? नर्मदा नदी के किनारे पे कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी में मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे थैंक यू फॉर माय चैनल, योर चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन लगे हों तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हाँ सर अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।